वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री के 3000 क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करेंगे। ये जो हमारा पूरा सीरीज है इसमें, सो अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं ज़रूर जुड़ जाइए। आने वाला कोई भी एग्जाम हो किसी भी स्टेट का, हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि बाबरनामा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन यानी कि अंग्रेजी अनुवाद ये किसने किया? लेडन और रस्किन ने, विलियम हॉकिंग्स ने, फिच ने, या फिर विलियम जॉन्स ने? तो सही आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए यानी कि लेडन और रस्किन, इन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था किसका? बाबरनामा का। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसाए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अब ये गुलबदन बेगम है, ये माहम अनगा हैं, या फिर ये ज़िया उन्नीसा हैं, या फिर ये जीनत उन्नीसा हैं? सो किसके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था? मदरसाए ए बेगम जिसको कहा जाता था। सो इसका सही आंसर हमारा क्या आएगा? माहम अनगा। अब यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। कहाँ पर इस्टेब्लिश करा गया था दिल्ली में? तो पुराने किले में, ठीक है। पुराना किला जो है उसके अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जिसको मदरसाए बेगम कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है कि ये जो मदरसाए बेगम था इसके और भी कई नाम थे। जैसे इसको बोला जाता था आपका खैरुल मंजिल, एक और इसका नाम है, इसको बोला जाता था खैर उल मंजिल, ठीक है। तो दोनों तरीके से इसको यहाँ पर आप याद रखिएगा। इसको खैरुल मंजिल भी बोला जाता है, इसको खैर उल मंजिल भी बोला जाता था। पुराने किले में इस्टेब्लिश करा गया था और इसी को मदरसाए बेगम कहा गया। किसके द्वारा इसको इस्टेब्लिश करा गया? माहम अनगा के द्वारा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फ़ारसी में अनुवाद किया? अब ये दारा शिको थे, फैज़ी थे, ये अब्दुल कादिर बदायूनी थे, या फिर ये ताजुल माली थे? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी यानी कि ताजुल माली। इनके द्वारा हितोपदेश इसका ट्रांसलेशन करा गया किसमें? फ़ारसी भाषा में। कब किया गया? 1450 में। इसके आसपास जो है 1450 के आसपास इसका ट्रांसलेशन करा गया फ़ारसी में। और जो फ़ारसी ट्रांसलेशन था उसका नाम भी यहाँ पर आपको ज़रूर पता होना चाहिए। सो इसका जो फ़ारसी में अनुवाद था इसको बोला गया था मुफरीह अल कुबाल, इस नाम से इसका ट्रांसलेशन किया गया। अब ये जो आप ताजुल माली देख रहे हैं ये एक मतलब एरर के थ्रू इसको कई बुक में लिखा गया है ताजुल माली, बट जो ओरिजिनल नाम है वो क्या है आपका? ताज अल दीन मुफ्ती अल मलिकी, ये पूरा नाम है जिनके द्वारा हितोपदेश का नाम यहाँ पर क्या करा गया? मुफरीह अल कुबाल, इस नाम से इसको ट्रांसलेट किया गया फ़ारसी लैंग्वेज में। अब यहाँ पर याद रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर हितोपदेश, ये अपने आप में क्या है कि हित में, किसी के हित में जो है उपदेश देना, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। और ये जो इतना बड़ा नाम आपको दिख रहा है इसमें मुफ्ती कौन होते हैं? मुफ्ती वही होते हैं ना जो उपदेश वगैरह देते हैं। मुफ्ती को इस तरीके से भी जाना जाता है कि ये जो है फतवा वगैरह जारी करते हैं और धर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो सारी चीज़ें ये लोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको आप याद रख सकते हो कि ताजुल माली, इसका मतलब ही क्या हो गया कि ये वो व्यक्ति होगा जो कि उपदेश वगैरह देता होगा। ओरिजिनल नाम इनका क्या है? ताज अल दीन मुफ्ती अल मलिकी। ये नाम याद रखिएगा, हितोपदेश अपने आप यहाँ पर आप इसको समझ जाओगे कि आंसर क्या होगा। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दो सूची दे रखी हैं, एक तरफ आपको राइटर दे रखे हैं और एक तरफ उनके द्वारा जो लिखा गया उसके बारे में दिया हुआ है। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं हसन निज़ामी की। अब ये जो हसन निज़ामी थे इनके द्वारा जो लिखा गया ये था आपका ताजुल मासिर। इसके बाद ख्वादमीर की बात करें या फिर ख्वांदमीर की बात करें तो इनके द्वारा जो है हुमायूं नामा, मोहम्मद कज़िन के द्वारा लिखा गया आपका आलमगीर नामा, और भीमसेन के द्वारा ये लिखा गया आपका नुस्खा ए दिलकुशा। एक पॉइंट यहाँ पर और याद रखिएगा कि ख्वादमीर ने जो लिखा था आपका कानून हुमायूनी, इसी को हुमायूं नामा कहा जाता है। सो इस तरीके से ये आपके जो यहाँ पर कोड बन के आएगा, कोड यहाँ पर क्या आएगा हमारा 4312।
4312 ये यहाँ पर हमारा कोड होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनको ज़रूर आप एज इट इज़ याद रखें। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें फिर आपको वैसे ही दे रखे हैं, दो लिस्ट दे रखी हैं। एक तरफ आपको दिए हुए हैं जो शासक हैं, और एक तरफ उनसे रिलेटेड जो बुक्स हैं उनके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। आपको यहाँ पर इसको जो है बताना है कि कौन सा एक सुमेलित है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं बाबर के सामने जो लिखा हुआ है आपका तुजुक ए बाबरी, और मुझे लगता है कि आप इसको देखते ही समझ गए होंगे कि ये जो है हमारा सही आंसर है, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई एक जो है वो सुमेलित है, तो पहला वाला ही यहाँ पर सुमेलित है। हुमायूं की बात करें, हुमायूं ने हुमायूंनामा बिल्कुल नहीं लिखा। शेरशाह की बात करें, तारीख़ शेरशाही ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई। अकबर की बात करें, तबकाते अकबरी इनके द्वारा नहीं लिखी गई। ठीक है, सो अभी हमने देखा था हुमायूंनामा किसने लिखा है, ख्वांद मीर ने लिखा है। और इसके बाद अगर हम बात करें शेरशाह की, तो शेरशाह के ऊपर जो ये तारीख़ शेरशाही लिखी गई, ये किसके द्वारा लिखी गई, अब्बास खां शेरवानी, अब्बास खां शेरवानी इनके द्वारा जो है इसको लिखा गया तारीख़ शेर शाही। इसके बाद तबकाते अकबरी की बात करें तो इसकी रचना किसने करी थी, निज़ामुद्दीन अहमद ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं एक जगह इनको नोट डाउन करिएगा और मल्टीपल टाइम्स इसको आप रिवाइज करिएगा, तभी ये पॉसिबल है कि ये सारी चीज़ें आपको याद रहें। ठीक है, चलिए अब मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि अनवरे ए सुहाइली ये जो ग्रंथ था ये किसका अनुवाद है, यहाँ पर ये बताना है। ये पंचतंत्र का है, ये महाभारत का है, रामायण का है, या फिर ये सूरसागर का है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, पंचतंत्र। पंचतंत्र का जो अनुवाद है वो है आपका अनवरे सुहाइली। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है अबुल फजल द्वारा अकबरनामा ये पूरा किया गया था कितने वर्षों में, 7 वर्षों में, 8 वर्षों में, 9 वर्षों या 10 वर्षों में। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, 7 सालों में इसको पूरा किया गया था। अब ये जो अकबरनामा है ये कब से कब तक का पूरा डिटेलिंग बताता है, 1590 से लेके 1596 के बीच में जो शासन रहा था उसका पूरा आधिकारिक वृतांत इसके अंदर लिखा गया है। ठीक है, तो सही आंसर हमारा क्या आएगा, 7 वर्ष। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें पूछा गया है कि मुगल काल में दरबारी भाषा ये अरबी थी, तुर्की थी, फारसी थी या फिर उर्दू। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, फारसी भाषा। फारसी भाषा जो थी दरबारी भाषा थी, और अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की, ग्रीक भाषाओं में भी बहुत सारी बुक्स जो थी उनको ट्रांसलेट करवाया गया किसमें, फारसी भाषा में। सो ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहें तो ये बहुत ज़्यादा हुआ है किसमें, फारसी भाषा में। और आधिकारिक या फिर हम कहें दरबारी भाषा भी कौन सी थी, फारसी थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया इसकी रचना की थी। ये केशव थे, मतीराम थे, रसखान थे या फिर सेनापति। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, केशव। इनके द्वारा ये जो रामचंद्रिका और रसिक प्रिया इसकी रचना की गई, और ये दोनों ही हिंदी कविता के जो महान कवि रहे हैं, इनका नाम था केशव दास, इनके द्वारा करी गई। केशव दास के पूरे जीवन काल की बात करें तो 1515 से लेके 1555 से लेके 1617 की ईस्वी। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं, और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर 2 लिस्ट दे रखी हैं। एक लिस्ट में आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि जो यात्री हिंदुस्तान आए, और दूसरे में उनका दे रखा है पीरियड, कब वो आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो ये है इसमें आपको सुमेलित करना है।
अब सबसे पहले हॉकिंस की बात कर रहे हैं, तो हॉकिंस आपके 1608 से 1611 के बीच में रहे हैं। टॉमस रो की बात करें तो टॉमस रो जो हैं आपके ये 1615 से लेके 1619 के बीच में रहे हैं। मनुची की बात करें, इनको हम पहले भी देख चुके हैं, 1653 से 1708। और वहीं रॉल्फ फिच की बात करें तो ये आपके 1585 से 86 के बीच में। तो इस तरीके से जो हमारा कोड बन के आएगा ये क्या आएगा आपका 2143 हमारा यहाँ पर कोड होगा। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो मुस्लिम शासक हैं इनका सही कार्यक्रम या फिर कालक्रम आपको बताना है। कार्यक्रम नहीं होगा, ये कालक्रम होगा। कालक्रम बताना है, उसके अनुसार इनको जो है अरेंज करना है। सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा आपका जहांगीर का टाइम। जहांगीर के बाद सेकंड नंबर पे आएंगे आपके मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली और सबसे आखिरी में आएंगे बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड को आप वैसे भी सबसे आखिरी में डाल सकते हो, रीज़न बीइंग बहादुर शाह जफ़र या फिर बहादुर शाह सेकंड, इनका जो टाइम ड्यूरेशन रहा था शासन का ये आपका 1837 से लेके 57 के बीच में रहा। ठीक है, 1857 के टाइम पे कौन था, बहादुर शाह जफ़र थे। उससे आप यहाँ पर सीधे इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। जहांगीर के बारे में जैसे ही आप सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि अकबर का टाइम पीरियड जब खत्म हुआ था तब अगला शासक कौन बना, जहांगीर 1605 में। कब तक रहा, 1627 तक। इसके बाद मोहम्मद शाह की बात करें तो मोहम्मद शाह का जो टाइम पीरियड रहा ये 1719 से लेके और 1748 तक रहा। और अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पर जब हमला किया और पानीपत की जो तीसरा वॉर हुआ ये कब हुआ आपका 1761 में। तो इस तरीके से इनको यहाँ पर हम अरेंज कर सकते हैं। हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर, सबसे पहले थर्ड वन आएगा, थर्ड के बाद आएगा आपका सेकंड, सेकंड के बाद फिर आएगा आपका वन, और वन के बाद सबसे आखिरी में आएगा 4, यानी कि 3 2 1 4। ये हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सो पहला यहाँ पर स्टेटमेंट है कि अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा, इसको अभी हमने देखा है। इसके बाद बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट है और आप भली भांति इससे परिचित हैं। शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा, अब ये भी यहाँ पर एकदम गलत है। जहांगीर सौंदर्य और प्रकृति का प्रेमी था, ये एकदम सही है। सो हमारा आंसर क्या होगा, 1 और 4। ठीक है, पहला और चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सो लेट्स सी कि आंसर कौन सा होगा, 1 और 4, यानी कि सी जो है वो यहाँ पर सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य ये किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। अब ये शिवाजी हैं, पृथ्वीराज हैं, या फिर ये आपके राणा प्रताप हैं, या फिर हेमू हैं। ठीक है, किसको जो है भारतीय गौरव या फिर भारतीय यश का अंतिम सूर्य कहा जाता है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जो है ये अपने समय के सबसे महान और यशस्वी वीर सम्राट थे और इनको जो है द लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी ये कहा गया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है, आपको इसको सुमेलित करना है, नीचे एक कोड दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, आपका पानीपत का तृतीय युद्ध, ये 1761 में हुआ, तो ये आपका A3 हो जाएगा। ठीक है, तराइन का जो सेकंड वॉर हुआ ये कब हुआ आपका, 1192 में, यानी कि 1 हो जाएगा। अकबर की डेथ की बात करें तो अकबर की डेथ कब हुई है आपकी, जब जहांगीर शासन पर मतलब शासन सत्ता उसने संभाली 1605 में। तो इसका मिलान किसके साथ में होगा, 4 के साथ में। औरंगजेब की डेथ की बात करें तो 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है, यानी कि सेकंड। सो कोड क्या आएगा हमारा, 3142 यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर सही होगा। इसके बाद आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जिसमें आपको 2 सूचियां दे रखी हैं। एक तरफ आपको युद्ध दे रखे हैं और एक तरफ उनसे संबंधित जो उस टाइम पर जिनके विरुद्ध ये लड़ा गया पूरा युद्ध उसके बारे में है। तो सबसे पहले बात करें हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो था ये अकबर ने लड़ा था किसके अगेंस्ट, राणा प्रताप के। तो ये आपका सेकंड के साथ में इसका मिलान होगा। इसके बाद बिलग्राम के युद्ध की बात करें तो बिलग्राम का युद्ध ये हुमायूं के द्वारा लड़ा गया था शेर शाह के विरुद्ध। इसके बाद खुसरो का जो विद्रोह हुआ, खुसरो का विद्रोह किसके अगेंस्ट हुआ, जहांगीर के अगेंस्ट। और खानवा के युद्ध की बात करें तो खानवा का युद्ध ये बाबर के द्वारा लड़ा गया था राणा सांगा के अगेंस्ट। तो यहाँ पर जो हमारा कोड आएगा वो क्या आएगा आपका 2341 2341 ये हमारा यहाँ पर कोड होगा। सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर सही होगा। ठीक है,
सो इसी के साथ आज के इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और इनको आपको एज इट इज़ याद रखना ही है, इसके अलावा दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। यहाँ पर ट्रिक्स का यूज़ नहीं करा गया है, रीज़न बीइंग कि वैसे ही इतने कॉम्प्लिकेटेड है, अगर इसके अंदर कोई और ट्रिक बनाएंगे तो शायद और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। सो इनको आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके ही याद करना पड़ेगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।